हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ सालों से हूँ। तो थोड़ी बहुत समझ है कि किस तरह से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह के शेयरों के निवेश से दूर रहना चाहिए। तो मित्रों, कल एक फोटो वायरल हुआ था जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्केट के दिग्गज निवेशक मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के साथ फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत पर सबसे अधिक बुलिश रहने वाले निवेशक राकेश झुनझुनवाला के साथ कुछ समय बिताया। आप सोचिए कि राकेश झुनझुनवाला ने ऐसा काम किया जो खुद प्रधानमंत्री को फोटो पोस्ट करना पड़ रहा है कि आज मैंने उनके साथ बातचीत किया है। सोचिए क्या उपलब्धि उन्होंने अर्जित किया है। बहुत राकेश झुनझुनवाला। तो आज हम बात करेंगे कि राकेश झुनझुनवाला जैसी सफलता साधारण लोग क्यों नहीं प्राप्त कर पाते, हमारे आप जैसे लोग या रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं। राकेश झुनझुनवाला का पूरा यदि आप पोर्टफोलियो देखिए तो पब्लिक डोमेन में आज के डेट में उनके पास लगभग 20,000 करोड़ की फंड साइज है जो उनका एयूएम हो चुका है और ये कई कंपनियों में उनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। लगभग मार्केट में वो 30 से अधिक सालों से हैं और छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किए थे। यदि आप इनके बारे में विकिपीडिया वगैरह में पढ़े तो उसमें लिया गया है कि 5,000 रुपए से उन्होंने शुरुआत किया था, आज 20,000 करोड़ की संपत्ति मिल जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, उस बारे में मैं नहीं जाना चाहता। तो मैं आज बात करूंगा कि ऐसा क्या कमियां रह जाती है, ऐसा क्या होता है कि जो हम लोग नहीं करते हैं और वो लोग करते हैं और वो बड़े सफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो होता है कि शुरुआत की जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरुआत किया जाता है वो बहुत मायने रखता है। यदि आप उनके बारे में पढ़े, राकेश झुनझुनवाला के बारे में, तो उन्होंने जैसे ही अपनी स्कूलिंग खत्म किया वैसे ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। इनके पिताजी खुद ब खुद अपने आप में एक अच्छे इन्वेस्टर थे। ये अपने पिताजी से इंफॉर्मेशन लिया करते थे। उनके पिताजी इनको बताया करते थे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में किसी स्टॉक का नाम खोजो और उस स्टॉक को लेकर के दूसरे दिन देखो कि उस स्टॉक में मूवमेंट कैसा हो रहा है। कुल मिलाकर के यह है कि उनको शुरुआत उन्होंने जल्दी किया था और परिवार में एक माहौल मिला। इसके बाद क्या होता है, दूसरा जानकारी, कि मार्केट की जानकारी हमको आपको कम होती है। उनको मार्केट की जानकारी अच्छी थी क्योंकि वो बैकग्राउंड से चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स किए हुए, ऊपर से पिताजी भी खुद, यानी उनको जो है बचपन से ही माहौल मिला। हम जितने अच्छे आज की डेट में इन्वेस्टर निकले होंगे, हम सफल हो या नहीं सफल हो वो तो एक अलग विषय है, लेकिन इतना तय है कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर इन्वेस्टर निकलेंगे और हमसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से ही माहौल मिल रहा है। हम ट्रेडिंग करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उसको उसके रिगार्डिंग बातें करते हैं, तो वो बातें उनके जेहन में धीरे करके जा रहा होता है जो उनका बेस तैयार कर रहा होता है। और आगे चल करके जब भी वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आते हैं तो बहुत ही सफल होते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी होती है। लंबा एक माता पिता और फैमिली का भी वो अनुभव उनको मिला होता है, वो गलतियां कम करते हैं। इसके बाद जब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं पैसा, पैसा ही हम हमारे आपके पास कम होता है। रिटेल इन्वेस्टर के पास पैसा कम होता है। यदि आप राकेश झुनझुनवाला का अध्ययन करिए तो आप पाएंगे कि उन्होंने 1985 में जब शुरुआत किया था तो मात्र 5,000 रुपए से शुरुआत किया था। 1985 में 5,000 रुपया भी एक छोटी रकम नहीं। उस समय एक आदमी की जो सैलरी हुआ करती थी, मैं उम्मीद करता हूँ जहां तक मेरी समझ है, 200-250 रुपए से ज्यादा सैलरी नहीं होती थी एक सिंपल व्यक्ति की। कहाँ 250-200 रुपए एक सैलरी और 5,000 रुपए, यानी उससे देखा जाए तो 25 गुने की अधिक संपत्ति थी। क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड थी, पैसा, उनके पिताजी भी इन्वेस्टर थे तो जाहिर सी बात है पैसे की कमी नहीं थी। इसी तरह से यदि आप मिस्टर राकेश रामदेव अग्रवाल को पढ़िए तो राकेश झुनझुनवाल, सॉरी, रामदेव अग्रवाल ने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो वो भी इसी दौर में शुरुआत की था, 85-86 के आसपास शुरुआत किया था। उनके पास उसमें 10 लाख रुपए की संपत्ति थी। आप पढ़िएगा उसके बारे में, तो उन्होंने कुछ बिजनेस करके कुछ पैसे कमाए थे, मोतीलाल ओसवाल वगैरह के साथ मिल करके उन्होंने 10 लाख रुपए से बिजनेस शुरुआत किया था। पढ़िएगा, देखिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। तो मैंने पढ़ा है, देखा है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो पैसे की कमी होती है।
हम आप छोटे पैसे लगाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हमारे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं अपने पैसे का बड़ा हिस्सा एफडी में लगाते हैं, जमीन में लगाते हैं, सोने में लगाते हैं। इक्विटी बहुत छोटा पार्ट होता है, या तो होता ही नहीं है, होता भी है तो छोटा पार्ट होता है, जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, बड़ा पैसा नहीं बना पाते। तो सॉरी, तो पैसे की कमी होती है। हमें स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा लगाना है। जिन पैसों की जरूरत अभी पिछले कुछ सालों में, जैसे मान लीजिए पैसा इकट्ठा किया है और आने वाले कुछ समयों में उस पैसे की जरूरत नहीं है, लगा दीजिए। लंबे समय के लिए पैसा लगाइए और जब तक पैसे की जरूरत ना हो स्टॉक नहीं बेचना है। स्टॉक बेचने का क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो 2-3 क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे उसके बिजनेस कोई खराबी आ जाए, जैसे उसके मैनेजमेंट में कोई खराबी आ जाए, कोई सेक्टर में खराबी आ जाए, जब तक ना है तब तक हम शेयर को नहीं बेचना, लॉन्ग टर्म की होल्ड करना। अगला जो पॉइंट होता है जिसमें हम लोग कमी कर जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कमी करता है, वो होता है बिजनेस की समझ। बिजनेस की समझ कम होती है, बिजनेस को समझता भी नहीं है, उसके बारे में जो भी अध्ययन होता है अध्ययन नहीं करता है। तो हमें एक सफल इन्वेस्टर जो होता है एक अच्छा बिजनेस का विश्लेषक होता है। उस बिजनेस की अच्छाइयां क्या होती है, उस बिजनेस की बुराइयां क्या होती हैं, किन कारणों से वो बिजनेस बढ़ता है, किन कारणों से बिजनेस घटता है, कैसे लोग इसमें सफल होते हैं, सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो वो बिजनेस को अच्छे से समझता है। जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो बिजनेस को समझ नहीं पाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की समझ में प्रयास करने चाहिए, उसको पढ़ने। इसके लिए विभिन्न तरह के जो बुक्स आते हैं, विभिन्न तरह के जो वीडियो आते हैं, विभिन्न तरह के ऑडियो आते हैं, उसको नियमित रूप से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि हम उसको पढ़ते समझते हैं तो हम बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हैं, और जब बिजनेस को हम अच्छे से समझ सकते हैं तो उसमें हम कायदे से अच्छे से पैसा भी लगा सकते हैं। पांचवा है कि मार्केट में यदि कोई बिजनेस को चिन्हित कर लेते हैं तो हम सही समय पर प्रवेश नहीं करते। अब हम इंतजार करते हैं, यदि वो शेयर गिर रहा होता है पता नहीं कितना गिरेगा, यदि बढ़ रहा होता है अरे इतना बढ़ गया क्या खरीदें। हमें समझना चाहिए कि समय जो होता है अच्छे बिजनेस का हमेशा मित्र होता है। यदि बिजनेस अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो उसको किसी भी भाव पे आप प्रवेश करिए, किसी भी समय पे प्रवेश करिए, आपको समय के अनुसार वो रिवार्ड देगा। थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा लेकिन वो फिर बढ़ करके बढ़ेगा, उसको अंततः ऊपर ही जाना है। तो बेस्ट टाइम होता है जब हमारे पास पैसा हो। जो मार्केट में इंतजार करता है वो इंतजार ही करता है, और जिसको पैसा लगाना है जब हमारे पास पैसा हो तब सबसे बेस्ट टाइम होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का, जब हमारे पास पैसा हो। तो समय का इंतजार न करिए, बिजनेस को अच्छा समझिए और फिर उसको इन्वेस्टमेंट करिए, और इन्वेस्टमेंट करके उसको छोड़िए। और इन्वेस्टमेंट कीजिए तो थोड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट ना करिए, दबा के शेयर लीजिए। अगला पॉइंट यही है, दबा के मतलब अच्छी मात्रा में शेयर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल तौर पर मैं कहूंगा जैसे रिटेल इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है कि चिंदी वाला काम करता है, 5-5 हजार रुपया करके 20 शेयर में पैसा लगाएगा 1 लाख। तो 5-5 हजार रुपया 20 शेयर में लगाने के बजाय 20-20 हजार 5 शेयर में लगाना ज्यादा सही होगा। क्योंकि जब अच्छा बिजनेस होगा तो उस बिजनेस में हमारा जितना अधिक मात्रा इन्वेस्टमेंट होगा वो रिवार्ड भी उतना ही बड़ा होगा। यदि आप राकेश जूनवाला का पढ़िए, उनके बारे में अध्ययन करिए, उसमें पाएंगे तो सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है उनकी वो है टाइटन इंडस्ट्री की। जो तनिष्क का शोरूम है, टाइटन की जो घड़ियां हैं उसमें। इसी तरह से आप जो भी मार्केट के दिग्गज निवेशक जो भी जिसने पैसा बनाया, चाहे म्यूचुअल फंड को देखिए, चाहे विदेशी संस्थागत को देखिए, जो मार्केट से पैसा बना रहे हैं, आप उसके पोर्टफोलियो का अध्ययन करें तो पाएंगे कि अपने पोर्टफोलियो का 80-90% हिस्सा वो 12-15 स्टॉक में रखते हैं, ज्यादा मात्रा अच्छे स्टॉक में रखते हैं। तो जब हम अच्छी मात्रा में कोई स्टॉक लेते हैं तो जब समय होता है, व्यतीत होता है,
तो बिजनेस अच्छे से ग्रो होता है, रिटर्न उसका दिखता है। अब आप ही सोचिए कि 5,000 रुपए का 100% रिटर्न कितना होगा? 10,000 रुपये। 25,000 का 100% 50,000। तो कहाँ हमको यहाँ 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ वहां पर 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब मान लीजिए हमने कोई 5,000 रुपए का शेयर ले रखा है, वो शेयर अगले 10 सालों में 10 गुना, तो कितना हुआ? 50,000 रुपये हुआ। और यदि 25,000 रुपए का हमने एक शेयर ले रखा है, वो 10 सालों में 10 गुना हुआ, तो कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए हुआ। तो कुल मिलाकर के जो हमारा जो साइज ऑफ पोजीशन है, पोजीशन ऑफ साइज जो है ना, जितना हम पोजीशन ले रहे हैं वो हमारे रिटर्न पर बहुत फर्क डालता है, बहुत ही ज्यादा फर्क डालता है। तो छोटे छोटे हमको नहीं काम करना है, चिंदी चोरी वाला काम को नहीं करना है, चिंदी 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 स्टॉक नहीं लगाना है, दबा के पैसा लगाना है। कुछ लोग तो ये भी तरीका अपनाते हैं कि एक शेयर चुनते हैं साल में एक बार, पूरे साल उस शेयर की खरीदारी करते हैं। मान चलता है कि हमने 5,000 रुपया किसी स्टॉक में डालने की, महीने की डालने की सोच किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, पूरे साल यानी एक साल के अंदर अंदर उस पर वो 60-70 हजार रुपये लगा देते हैं। तो जब 60-70 हजार रुपये लगेंगे तो दो फायदे होंगे। पहली फायदा तो ये होगा कि यदि शेयर नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है तो उसको निचले भाव पर उसको शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। दूसरी बात कि इस एक सालों में उस बिजनेस के बारे में अच्छी खासी हमारी समझ हो जाती है, मार्केट का उसका चाल बता देता है कि स्टॉक कैसा आगे परफॉर्म करेगा नहीं परफॉर्म करेगा। तो हमें खरीदारी करना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट होता है कि जो भी हम खरीदारी करें वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ खरीदारी करें। और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? वॉरेन बफेट का तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है फॉरएवर, हमेशा के लिए। यदि आप राकेश झुनझुनवाला को देखिए तो उनके बहुत सारे स्टॉक शुरू से ही लिए हुए हैं, जैसे टाइटन इंडस्ट्री आज के नहीं 20 सालों से ऊपर हो गया उनके पोर्टफोलियो में रखे। उसी तरह से आयशर मोटर, उसी तरह से करूर वैश्य बैंक, उसी तरह से आप देखेंगे फेडरल बैंक, ये आपका डेल्टा कॉर्प, तमाम ऐसे स्टॉक्स है जो काफी लंबे समय से उनके पोर्टफोलियो में होल्ड है। और अपना हमें मेरा अपना मानना है कि लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि जब तक हमें पैसे की जरूरत नहीं है हमें उस शेयर को नहीं बेचना है, उसको होल्ड करके रहना है। लॉन्ग टर्म के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म का मतलब जब तक पैसे की जरूरत ना हो, जब तक इमरजेंसी ना आए, स्टॉक को नहीं बेचना है, उसको होल्ड करते रहना है। लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ क्रिएट होगा वो शॉर्ट टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। ट्रेडिंग से जो पैसा कमाएंगे और जो इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट वाला पैसा ट्रेडिंग की तुलना में हर हाल में ज्यादा होगा। ट्रेडिंग बड़े प्रॉफिट को छोटे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को और बड़ा करता जाता है, लॉन्ग टर्म में और बड़ा करता जाता है। तो अच्छे बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए करना है। इसके बाद और भी सारे बहुत पॉइंट है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि हमें गलतियों को छोटा करना चाहिए। छोटी से छोटी जो गलतियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर यदि आप उनको देखिए तो जैसे जेपी एसोसिएट, यश बैंक, तमाम छोटे छोटे जो खराब क्वालिटी के शेयर्स हैं वो खरीदते हैं। देखने में आता है कि 200-200 250 करोड़ की खरीदारी करते हैं, लेकिन हमारे आप जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो ज्यादा रकम होता है 200-250 करोड़। लेकिन यदि आप उनके टोटल पोर्टफोलियो की तुलना करेंगे, ध्यान देंगे, तो वो 1% से भी नीचे नहीं होता। जैसे उन्होंने यस बैंक 250 करोड़, तो टोटल कितना हुआ? कहा 2,000 करोड़, सॉरी 20,000 करोड़, कहा 250 करोड़, 1% भी नहीं हुआ। उसी तरह से यस बैंक उन्होंने खरीदारी की, इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे शेयर्स में खरीदारी किया, जीन में खरीदारी किया। तो हमें गलतियों को छोटा करना है। जितना हम गलतियां छोटा करेंगे हमारा वेल्थ क्रिएशन की संभावना उतनी अधिक बढ़ेगी। एक चीज हमेशा ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में शर्तिया तौर पर पैसा बनता है, लेकिन यह पैसा तभी बनेगा जब हम जो खराब क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं या जहां नुकसान हो सकता है उस जगह को चिन्हित करके पहले से हम उसमें दूर रहे। तो जितना हम गलतियां कम करेंगे, अच्छे काम ज्यादा करेंगे, हमको प्रॉफिट की उम्मीद उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। एक बार और तो अगला पॉइंट है कि बढ़ते स्टॉक को कभी न बेचें।
जैसे उनके आप हम लोग जैसे होते हैं कि क्या होता है कि जैसे कोई शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए हमने दीपक नाइट्राइट खरीदा 400 रुपए के भाव, अब 800 रुपए चला के सोचते हैं यार अब 800 रुपए चलेगा, अब क्या खरीदारी करते, तो बहुत बढ़ गया। फिर मालूम चलता है कि 1200 चला गया, अब फिर सोचते हैं अब क्या करें। तो हमें ये जो भ्रम है, इस भ्रम को दूर रखना चाहिए। जो अच्छा बिजनेस है वो हमेशा ग्रो करेगा। तो अच्छे बिजनेस को बढ़ भी रहा है तो खरीदारी करनी चाहिए। दीपक नाइट्राइट को 800 की खरीदारी करिए, 1000 की खरीदारी करिए, 1200 की खरीदारी करिए, तो हमें अच्छे बिजनेस को बढ़ता हुआ है तब भी खरीदिए। तो उनको आप देखिए, तो टाइटन को 2-3 बार में खरीदा, उसी तरह से स्टरलाइट इंडस्ट्री को देखेंगे तो उसको भी 2-3 बार वो खरीदे थे, यदि आप उनका वेल्थ क्रिएशन का हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो बढ़ते स्टॉक को और मात्रा में खरीदिए, उसको बेचने का प्रयास मत करिए। जो दौड़ता घोड़ा है, जो चल रहा घोड़ा होता है, उसको गोली नहीं मारना चाहिए। गोली किसको मारना चाहिए? जो खराब घोड़े होते हैं, जो खराब हो चुके हैं। और खराब कौन होता है? जिसका बिजनेस खराब होता है, जो लगातार खराब परफॉर्मेंस कर रहा होता है। और रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है गलतियां? पहले तो जो बढ़ रहा होता है स्टॉक उसको बेच देता है, और उस पैसे को निकालता है, और जो स्टॉक उसका घाटे में चल रहा था उसको बेच देता है, सॉरी उसमें खरीद लेता है। यानी हम लाभ को बेच करके घाटे को और खरीद, ये कभी रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती होती है कि जो शेयर घट रहा होता है उसमें और ज्यादा पैसा डालता है। वो सोचता है कि ये बढ़ेगा तो और होगा, नहीं कभी होगा। बढ़ते शेयर में पैसा नहीं। और एक और मैं पॉइंट कहूंगा इसके बाद, कि ट्रेडिंग में भी बीच बीच में अवसर निकालते रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग आपको वो मौका देगा जहां से आप और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकाल सकते हैं। ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो कोई ना कोई एक ऐसा स्रोत बनाइए जहां से कुछ पैसा अर्निंग हो, जो स्टॉक मार्केट में लगातार हम निवेश करें। और अंतिम पॉइंट मैं समझूंगा कि हमको लगातार सीखते रहना है। जितना अधिक हम सीखेंगे उतना अधिक हम इन्वेस्टमेंट अच्छे से करेंगे। मार्केट अपने आप में एक सुप्रीम है, मार्केट से लड़ करके कोई नहीं जीत सकता है। मार्केट सबसे बड़ा गुरु है, जो इसमें समय देता है, हमेशा रोज कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, और जो सीखता है वो अच्छा व्यक्ति करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।